Hey guys, welcome back to my channel. So this video is basically for those students who are preparing for their board exams. So जो बच्चे क्लास 12th में हैं, होपफुली उनके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए होंगे या होने वाले होंगे और हो भी सकता है हो चुके होंगे. So the sample paper that was released by CBSE, today we are going to discuss that sample paper. सो ये सैम्पल पेपर मैं 2 वीडियोस में डिस्कस करूँगी. ये पहली वीडियो है जिसमें मैं पहले 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी और दूसरी वीडियो में आई वुड बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, क्योंकि ये सैम्पल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड. बिकॉज एज़ यू ऑल नो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज हो गया है, साथ में आपका सिलेबस भी चेंज है. सो दिस सैम्पल पेपर वुड बी गिविंग यू एन आइडिया कि आगे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, हाउ यू हैव टू अप्रोच दोज क्वेश्चंस एंड हाउ यू नीड टू प्रिपेयर. अगर अभी तक आपने ये सैम्पल पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड जस्ट गो थ्रू इट. यू विल गेट टू नो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है. सो इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले वी वुड जस्ट वॉच द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन गिवन. So the first thing is that all the questions are compulsory. Means all the questions are compulsory का मतलब ये है कि इसमें 4 sections हैं, section A, B, C and D. Okay, ये 4 sections हैं. ये 4 sections आपको attempt करने हैं. इन 4 sections के अंदर choices हो सकती हैं, पर ये चारों के चारों sections काफ़ी important है. टोटल 33 क्वेश्चंस आपको इन चारों सेक्शंस में से मिलेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन ए में 14 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क के होंगे. 14 क्वेश्चंस 14 मार्क्स के हुए. उसके बाद 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें इन 14 क्वेश्चंस के अंदर ही. उसके बाद आपका जो सेक्शन बी होगा उसके अंदर आपके 9 क्वेश्चंस होंगे. आपको 9 के 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ये 9 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे एंड दिस विल मेक अ कंप्लीट 18 मार्क्स फॉर सेक्शन B. Okay, this will be 14 marks, then this will be 18 marks. Section C will be having 5 questions of 3 marks each, which would make it a 15 mark total for section C. और जो last section है section D, it will be having 3 questions again for 5 marks, which will again make it for 15 marks each. अब आप देख सकते हैं कितना आपका पूरा का पूरा पेपर बैठता है. Okay, so this is how you have to see and go through the paper. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए. Until you have understood the instructions, you won't be able to go attempt the paper properly. So the second part is that no overall choices present in the paper. However, internal choices have been provided in some questions. A student has to attempt only one of the alternative in such cases. In some of the question or would be given. Okay, so you have to attempt either one of the questions, and wherever necessary neat and properly labeled diagram should be drawn. So in the question it would be mentioned that you have to draw a proper neat diagram, a well labeled diagram. Only a well labeled and a neat diagram will get you full marks. Okay, so that is all about this whole paper. That are the major instructions. The paper would be of 70 marks with which would be divided into 4 sections, and all the sections are important, and total would be 33 questions. Okay, so let's start with the first question. तो पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं 1 to 14 would be 1 mark questions. So the first question in the sample paper is, why does endosperm development precede embryo development? जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद क्यों होता है? तो एंडोस्पर्म का जो मेनली काम होता है दैट इज द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. सो एंडोस्पर्म इज अ फाइब्रस टिश्यू. एंडोस्पर्म क्या होता है? एक फाइब्रस टिश्यू होता है दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. इसका काम क्या होता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम होता है. दैट इज़ वाई इट प्रेसीडेड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. पहले एम्ब्रियो होगा, मेल और फीमेल के फ्यूजन से एम्ब्रियो बनेगा. उस एम्ब्रियो के बनने के बाद उस एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म फॉर्म होगा जो कि एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होगा. और अब हम एक और बात करते हैं. अगर आपको ये पॉइंट याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1 मार्क के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा. यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इट कैन ऑल्सो कंटेन सम ऑयल्स एंड प्रोटीन्स अलॉन्ग विद इट. ठीक है, तो एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि न्यूट्रिशन की तरह काम करेंगे. तो ये आपका पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है. इसके लिए आपको काफ़ी
दिमाग लगाना पड़ेगा। हाउ मैनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 76 सीड्स इन गुआवा फ्रूट। ठीक है, गुआवा फ्रूट में आपको 76 सीड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए आपको कितनी मियोटिक डिवीजन चाहिए होंगी, कितनी मियोसिस करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सीड्स कैसे बनते हैं? सीड्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज नोन टू ऑल ऑफ यू। मेल गैमेट, तो ये आपका जो है ये चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट्स का जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2 फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर से आया ये। अब इसमें आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स आफ्टर द मियोटिक डिवीजन ऑफ द पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल्स डिवाइड करेंगी, अंडरगो करेंगी मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन अंडरगो करने के बाद वो 4 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो 4 मेल, एक मियोटिक डिवीजन में, एक मियोसिस में आपके 4 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 मेल गैमीट्स। तो आपको 4 मेल गैमीट्स से 76 सीड्स के लिए आपको कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए? तो एक में 4 हो रहे हैं, तो 76 सीड्स के लिए आप कितना करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कितनी होंगी? 19 डिविजन्स के बाद आपके पास टोटल मतलब 76 मेल गैमीट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है, फीमेल गैमीट की अगर हम बात करें, और इसमें अगर एक मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन होता है आपका, वो 2 वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक मियोटिक न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, जिसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन होती है। इस प्रोसेस को भी आप अच्छे से पढ़ लें, डबल फर्टिलाइजेशन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब फीमेल गैमीट की बात करें तो फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं। सो मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू क्या होगा, मियोसिस अंडरगो करेगी जब मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे पॉलन मदर सेल थी जिसको हमने PMC से डिनोट किया है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है विच इज़ बीइंग डिनोटेड बाय MMC। व्हेन इट विल अंडरगो मियोसिस देन इट विल फॉर्म 4 megaspore cells. Out of these 4 megaspore cells 3 will degenerate and एक ही सिर्फ मैच्योर फीमेल गैमीट में कन्वर्ट होगा विच वुड बी कन्वर्टिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक। ओके, सो हियर 1 meiotic division will produce only one meiosis will produce 1 गैमीट। ओके, तो यहाँ पे एक ही गैमीट 1 फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे कितनी आपको डिविजन्स चाहिए? आपको यहाँ पे 76 ही चाहिए पूरी। तो 76 प्लस 19 इक्वल्स टू 95 meiotic divisions. So the answer would be 95 meiotic divisions. I hope I am clear with this concept. अगर आपको नहीं समझ में आए, you can just ask me in the comment box. Now the third question is, how does pollination takes place in the water hyacinth and water lily? Water hyacinth और water lily के अंदर pollination कैसे होता है? So water hyacinth and water lily are both growing in water, but their stem portion is above the water, because of which water will play no role in the pollination. The pollination will be carried out by wind or by insects. Okay, so they have large showy flowers, both of them have large showy flowers to attract the insects, so they would be pollinating with the help of insects, and it is known as entomophily. And when the pollination is done with the help of wind, then it is known as anemophily. So just learn these both terms and also the other terms by which pollination occurs. So the answer is the pollination by wind or with the help of the pollination by insects. Pollination occurs in both of them. Now the fourth question is, name the glands that contribute in the human seminal plasma. So human seminal plasma, it's basically formed by the secretions of seminal vesicle. Okay, along with the seminal vesicle, other glands are also participating like the bulbourethral gland, prostate gland, vasa deferentia and epididymis. So you have to name all of these, but you can mention that seminal vesicle is contributing the most in this seminal plasma. Okay. Now the fifth question is, a snapdragon plant with violet flowers was crossed with another such plant with white flowers. So violet flower का एक plant है और दूसरा plant जो है वो white flowers का है. One is white, then it will be crossed with one is violet, sorry. One violet flower plant is crossed with one white flower plant. So the F1 progeny obtained is pink colored flowered plant. Okay. Explain in brief the inheritance pattern seen in the offsprings of F1 generation.
So you have to tell how this F1 generation showed a pink offspring. Okay, how does the pink flower plant originated? So this is आपको पूरा पैटर्न नहीं समझाना है, आपको सिर्फ बताना है कि ये कैसे हुआ. So this is the result of incomplete dominance. I hope you all have studied the incomplete dominance. This is from the chapter of genetics. Okay, so just go and read this if you haven't yet. So what happens in incomplete dominance is when the dominant allele does not completely mask the effect of recessive allele and the organism's resulting physical appearance shows a blending of both alleles. So dominant allele जो है वो recessive allele को completely mask नहीं कर पा रहा, completely उसको दबा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से dominant और recessive alleles ब्लेंड हो जाएंगे एक दूसरे में और वायलेट और वाइट दोनों मिलके पिंक कलर डेवलप कर लेंगे. सो दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑल्सो नोन एज सेमी डोमिनेंस or partial dominance. So you have to learn this also, what can be their other names. Okay, incomplete dominance is also known as semi dominance or partial dominance. So अब दूसरा है आपका 6th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. सो एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है, दिस वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. सो एन्यूप्लॉइडी में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हैप्लॉइड सेल्स में, एबनॉर्मल जैसे 1 या 2 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो गए. पॉलीप्लॉइडी में क्या है, पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो जाता है. ठीक है, सो पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके, उनका एक एक्स्ट्रा सेट डेवलप हो जाता है पॉलीप्लॉइडी में. कॉजेस एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्रिएट होती हैं. पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, ट्राइप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड कंडीशन डेवलप होती है. डाउन सिंड्रोम इज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ये आपका एन्यूप्लॉइडी है. पटाउ सिंड्रोम भी है जो कि ट्राइसोमी से हो रहा है ऑफ क्रोमोसोम 13. So this is in your book, mentioned in your book. You can mention one of the diseases or 2 or as much as you recall. पर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 2 डिफरेंसेस भी देंगे तो काफ़ी रहेगा. और अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, फर्न्स या फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादा कॉमन होता है. ह्यूमन बींग्स में पॉलीप्लॉइडी इतनी देखने को नहीं मिलती है. सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एन्यूप्लॉइडी एंड द पॉलीप्लॉइडी. Now the 7th question is predict the effect of codon UAU, coding for an amino acid at the 25th position of the polypeptide of 50 amino acids is muted to UAA. आपका जो जो कोडोन है, जो 25th पोजीशन पर आपका कौन सा कोडोन है, UAA प्रेजेंट है. ठीक है, UAU प्रेजेंट है. इसको आपने क्या कर दिया, म्यूट कर दिया. ठीक है, म्यूटेटेड, यू हैव म्यूटेटेड इट विद UAA. तो UAA क्या है, स्टॉप कोडोन है. ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 25th पोजीशन पर प्रेजेंट है. अब इसके बाद क्या होगा, आगे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो कितने प्रोटीन्स बनेंगे, मतलब कितने प्रोटीन्स ट्रांसक्राइब हो पाए, सिर्फ 24th तक ही हो पाएंगे. उसके आगे आपका स्टॉप कोडोन आ गया है, UAA इज अ स्टॉप कोडोन. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कौन से स्टॉप कोडोन्स होते हैं. सो UAG, UAA एंड UGA आर द स्टॉप कोडोन्स. These codons signal the end of the polypeptide chain during translation. These codons are also known as nonsense codons or termination codons as they do not code for an amino acid. Okay, so this is all about the stop codons. अगर आपको if you know about what is UAA, you would be able to attempt this question very easily. So just if you don't know yet, then go and read through your NCERT. Open your NCERT. Still you have a lot of time. Go through these concepts. Now the 8th question is differentiate between pro-insulin and mature insulin. Okay, so pro-insulin और mature insulin के अंदर आपको difference बताना है. Pro-insulin contains an extra stretch called C-peptide. Okay, whereas this C-peptide is not present in the mature insulin because it is removed during the maturation into insulin. So this is the major difference between pro-insulin and the mature insulin. तो इसमें इतना कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं. So that is all you will mention. Name the commonly used vector for cloning genes into higher organism. कौन सा वेक्टर हायर ऑर्गेनिजम्स में क्लोनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्लोनिंग जीन्स के लिए. सो रेट्रोवायरस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अ रेट्रोवायरल वेक्टर कंसिस्ट ऑफ
proviral sequences that can accommodate the gene of interest to allow incorporation of both into the target cell. So it can incorporate itself as well as the proviral sequence it contains a proviral sequence जो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को अकोमोडेट कर सकती है और आगे जाके उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है टारगेट सेल के अंदर. सो दैट इज़ वाई इट इज़ बेसिकली यूज फॉर क्लोनिंग. नाउ द 10th क्वेश्चन इज which of the three forests, temperate, mangrove, tropical evergreen, is more vulnerable to invasion by outside animals and plants? इनमें से कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहता है बाहर से एनिमल्स और प्लांट्स के इन्वेशन को? सो इट इज़ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दिस इज़ द आंसर. It is already having a very high biodiversity of both plants and animals. Diverse varieties of plants and animals are present in the tropical evergreen forest. That is why it is mostly favored by the plants and animals from the outside because they find adaptable situations over there. Okay. Now we have assertion reason. So this is the first thing that you must have seen in your exams. Assertion reasons mostly competitive exams में आते हैं. आपके बोर्ड के एग्जाम्स में अभी तक assertion reasons नहीं पूछे जाते थे. So this is the new change and you have to be adaptable to this new changes also because आपने पढ़ाई होगा. It is the adaptation that will yield good marks. Okay. Fit जो होगा वही select होगा. Okay, nature selects the fittest one. So that is what you have to fit in this situation, this scenario also. You have to ace this exam with very good marks. So just adapt yourself with assertion reason, case studies as much as you can, solve as much as you can. अभी कुछ books भी आ जाएंगी और आपके sample papers भी आ जाएंगे जिनमें इस तरह के questions होंगे. So you just go through them. I will also try to make videos on such questions more and more. As much as मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे आई विल ट्राई टू सॉल्व देम ऑल्सो. सो यहाँ पे assertion रीजन में क्या हो रहा है? पहला assertion बोल रहा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल. ठीक है, दिस इज अ करेक्ट थिंग. रीजन सेज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच टू द 5' एंड ऑफ द HNRNA. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बोली जा रही हैं. तो इसमें आपको बताना है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. assertion रीजन दोनों सही हैं और जो रीज़न है वो assertion को अच्छे से बता रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है. या फिर assertion रीजन दोनों ट्रू हैं बट रीज़न आपके assertion को ढंग से नहीं समझा पा रहा है. assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स या फिर assertion एंड रीजन बोथ आर फॉल्स. सो assertion प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स हैव इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स आउट ऑफ विच इंट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड with the help of splicing to make them functional. तो ये बात सही है क्योंकि यूकैरियोट्स की प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर both introns and exons are present. So introns have to be removed because they are non-functional parts. Until they are present over there, they will make the whole transcript non-functional. So with the help of splicing, those introns have to be removed. Next the reason is explaining the process of capping. Okay, so both the statements are true. Both the assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation for the assertion. Okay, so the option B is the correct answer over here. Okay, so जो आपका ये दिया गया है option B, ये आपका correct answer है. Moving on to the next, तो ये आपके और में मिला हुआ था. आपका question 11th में you have an or part also. So or part says an organism with lethal mutation may not even develop beyond a zygote stage. कोई organism है उसके अंदर लीथल म्यूटेशन है तो वो जाइगोट स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाएगा. ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशंस आर लीथल, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऑल द जीन म्यूटेशंस आर नॉट लीथल. सम आर इन नेसेंट स्टेज ऑल्सो, वो कुछ इफेक्ट नहीं करती हैं, आगे किसी जनरेशन में जाके इफेक्ट अपना दिखाएंगी, बट दे आर नॉट डेडली, दे आर नॉट लीथल always. So here only the assertion is true but the reason is false. So the option C would be the correct answer over here. This option C is the correct answer. Now assertion says E. coli, Escherichia coli, having PBR322 with DNA insert at BAMH1 site cannot grow in the medium containing tetracycline. तो ये बोल रहा है E. coli जिसके अंदर PBR322 है और DNA insert present है at the BAMH1 site of the PBR322, it cannot grow in the medium containing tetracycline. वो tetracycline के medium में grow नहीं कर पाएगा. Reason says recognition site for BAMH1 is present in the tetracycline region of PBR322.
तो इसमें ही बता रहा है कि टेट्रासाइक्लिन रीजन जो है PBr322 का, उसमें रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है BAMH1 के लिए। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, इसकी वजह से आपका असर्शन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है बाय द रीज़न गिवन। सो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन गिवन। ओके, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। 13th क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, ये ए यहाँ पे कैसे रह गया। अ कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज इज मोर स्टेबल देन दैट विद लेस स्पीशीज। अ कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती है, दैट इज करेक्ट। More the number of species, lesser the variation in the total biomass production year after year. But this is not true. More the number of species, more will be the variation. Okay, so that makes the reason not correct and the assertion is correct, because of which option C is the correct answer over here. Assertion is true but the reason is false. As the reason is wrong, more species produce more variation in the total biomass production year after year. So this is the correct answer, option C. Moving on to the 14th question. In or of rice, one petal of flower bears an uncanny resemblance to a female bee. Okay, so ये जो ऑफ राइस फ्लावर्स हैं इनके अंदर one petal has an uncanny resemblance with the female bee. Okay, reason two closely related species competing for the same resource can coexist simultaneously. ये तो सही है आपका असर्शन, बट रीज़न इज रॉन्ग, बिकॉज अगर दो स्पीशीज़ एक ही सोर्स के लिए लड़ रही हैं तो एक ही वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं. ओके, बोथ कांट को एग्जिस्ट टुगेदर. As the Gauss competition exclusion principle states that two species competing for similar resources cannot coexist together, which makes the reason wrong. Okay, and Orphyris का जो ये फिनोमेना यहाँ पे बताया गया है, this is relating the pseudo copulation phenomena. Okay, where the what is happening in this phenomena, pseudo copulation, the male bee thinks that this flower is the female bee and tries to copulate with it. Okay, now this Orphyris flower has a very good scent which attracts the male bee towards itself, and also its flower is having uncanny resemblance with the female bee. That is why the male bee comes over there. Then male bee tries to copulate with it, because of which the pollen grains are dusted over its back. Now when it is having pollen grains on its back, then it will go to some other flowers also. It will transfer the pollen grains from one flower to the other. Hence the male bee is helping in pollination over here. Okay, so this is the whole process of pseudocopulation and pollination, and the relationship between the of rice and the bees. Okay, so here the option is the C is the correct option, because the reason is wrong and the assertion is true. Your reason is false. Moving on to the 15th question. 15th question is having a means you have been given a passage and you have to derive inference from this passage. जैसे इंग्लिश में unseen passage होते हैं, कुछ उसी तरह से आपका एक passage है. So let's start with the passage. It is about the ecological indicators. The presence of dragonflies can reveal changes in water ecosystem more quickly than studying other animals or plants. In fact, from the nymph to the adult stage, the dragonfly has a significant positive ecological impact. जो nymph से अडल्ट स्टेज तक ड्रैगन एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पोजेस करती है. Dragonfly eggs are laid and hatched in or near water, so their lives impact both water and land ecosystems. Once hatched, dragonfly nymphs can breathe underwater, which enables them to eat mosquito larvae. Okay, हैच होने के बाद जो निम्स होते हैं वो मॉस्किटो लार्वे को ईट करते हैं, अदर एक्वाटिक इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, एंड वर्म्स, एंड इवन स्मॉल एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स लाइक टेडपोल्स एंड स्मॉल फिश एंड इन द एयर. ओके, वॉट एवर इज प्रेजेंट इन द एयर, वो जब जो आपके ये निम्स हैं ड्रैगन फ्लाई के, दे विल ईट ऑल ऑफ देम. ओके, adult dragonflies capture and eat adult mosquitoes. Okay, so adult will be eating the adult mosquitoes. Community-wide mosquito control programs that spray insecticides to kill adult mosquitoes also kill
ड्रैगन फ्लाइज। सो जो कम्युनिटी वाइड मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, वो मॉस्किटोज के साथ साथ ड्रैगन फ्लाइज को भी किल कर देते हैं। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पैसेज। आई होप दिस पैसेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। The approach to biological control includes import and release of an insect pest to a new area to provide host for natural enemies। जो इंसेक्ट के पेस्ट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट जिन्हें खाता है, तो उन इंसेक्ट पेस्ट को एक नए एरिया में ले जाकर छोड़ देना। टू प्रोवाइड होस्ट फॉर नेचुरल एनिमीज़, नेचुरल एनिमीज़ के लिए जिससे वो होस्ट का काम करें, ठीक है, नेचुरल एनिमीज़ जिससे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। इम्पोर्ट एंड रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज फ्रॉम द नेटिव होम टू एन एलियन इंसेक्ट पेस्ट दैट हैज़ इन्वेडेड अ न्यू एरिया। या फिर आप नेचुरल एनिमीज़ को पकड़ के और एक नेटिव होम में लाकर डाल देंगे ऑफ एन एलियन इंसेक्ट पेस्ट दैट हैज़ इन्वेडेड अ न्यू एरिया। कोई नया एलियन पेस्ट आ गया है जिसने एक नए एरिया को इन्वेड कर दिया, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप नेचुरल एनिमीज़ को उनकी नेचुरल होम से उठाकर और उस जगह पर डाल देंगे, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, प्रेडेटर्स एंड पैरासिटॉइड्स दैट ऑलरेडी इस्टेब्लिश इन द एरिया। आप प्रिजर्व करेंगे नेचुरल एनिमीज़ को, या फिर आप यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स टू रिड्यूस एलियन इंसेक्ट स्पीशीज टू स्टैब्लिश ऑन न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, प्रेडेटर्स एंड पैरासिटॉइड्स दैट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इन एन एरिया। आप स्टैब्लिश्ड एरिया में भी करके क्या करेंगे, तो उसका भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्ट एंड रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज़, ये भी नहीं कर सकते। आप उनको ले जाकर वहाँ पे क्या करोगे। सो रिमेनिंग इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। यहाँ पे आप इम्पोर्ट और रिलीज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप नेचुरल एनिमीज़ को उनके नेटिव होम से उठा लाओगे तो वहाँ पे भी तो डेंजर पोजेस हो रहा है ना। सो दिस विल बी द थिंग दैट यू कैन डू, ओके। या फिर आप ऑप्शन सी के साथ भी जा सकते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज दैट आर ऑलरेडी established in the area. No, you'll go with option A. So option A is the correct answer over here. Now, two diseases less likely to occur in a region with plenty of dragonflies are yellow fever and amoebic dysentery. No, malaria and yellow fever. This is the correct answer. मलेरिया जहाँ पर आपकी ड्रैगन फ्लाइज ज़्यादा होंगी, ड्रैगन फ्लाइज ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे उनको मॉस्किटोज ज़्यादा मिल रहे हैं खाने के लिए, तो उनको फूड ज़्यादा मिल रहा है, तो इस वजह से वो ड्रैगन फ्लाइज की अमाउंट भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मॉस्किटोज़ के द्वारा जो डिसीज़ होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट रहेंगे, लाइक मलेरिया एंड द येलो फीवर। Now, dragonflies indicate positive ecological impact as the presence of dragonflies indicates polluted water. Dragonfly nymphs selectively eat mosquito larvae. This is the thing. Option B is the correct answer, क्योंकि आपको पैराग्राफ के थ्रू यही बताया जा रहा है कि ड्रैगन फ्लाइज जो होती हैं वो मॉस्किटोज के साथ किस तरह का रिलेशन रखती हैं, तो यही उनका पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। Now, the most effective stage in the life cycle of dragonfly that eradicate mosquitoes are, this is not area, eradicate mosquitoes are larvae and adult caterpillar and adult nymph and adult. Option C is the correct answer. आपने जो पैरा है उसमें जो आपका वर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं को आपको आंसर में ढूंढना है, आपको अपने आप से दिमाग नहीं लगाना है। निम्फ और अडल्ट दिया गया है तो आप यहाँ पे निम्फ और अडल्ट ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका 15 क्वेश्चन था इसमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने थे, राइट, कोई 4 अटेम्प्ट करने थे, तो यहाँ पे हमने 5 कर लिए हैं और इसका आपके पास 5th है, ठीक है, 5th वन। रिलीजिंग ड्रैगन फ्लाइज इन एरियाज वेयर देयर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ मलेरियल डिसीज कैन बी एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड टू कंट्रोल, ठीक है। मॉस्किटोज कंट्रोल करने के लिए एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड रहेगा कि आप वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज को छोड़ दें। ड्रैगन फ्लाइज आर डोमिनेंट स्पीशीज एंड विल नॉट अलाउ मॉस्किटोज टू रिप्रोड्यूस, ये नहीं होगा। रिप्रोड्यूस तो बहुत दूर की बात है, वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं देंगी, ठीक है। सो दे विल ईट देम एज सच, रिप्रोडक्शन तक तो वो पहुँचेंगे ही नहीं। सो अजर्शन एंड रीज़न में आपका अजर्शन ट्रू है बट रीज़न आपका फॉल्स होगा, ठीक है, दिस इज़ फॉल्स। सो that makes the option C the correct answer. Assertion is true but the reason is false. So that is all. We have completed 15 questions. In the next video I would be discussing the rest of the questions of this sample paper. So stay tuned to my channel, do subscribe and share with your friends, और अगर कोई भी doubts है so you can ask me in the comment box, and
press the like button, press the bell button, do subscribe. I'm saying it again, do subscribe to my channel. And thank you very much for watching. If you need any help regarding your boards exam preparation, do comment in the comment box. If you want me to make some videos related to topics that are difficult for you to understand, please mention me in the comment box. Also, you can connect with me on Facebook, Instagram, and Telegram, okay, with the name Biology. Go and search it, you can find me over there. So subscribe, share and like. Thank you very much for watching.